नमस्कार, नई परख के राष्ट्रीय मुद्दा कार्यक्रम में आप सब लोगों का स्वागत है। हमारे साथ रोज की तरह ही प्रोफेसर अभय कुमार दुबे हैं और हम इनसे देश की राजनीति के बारे में, राजनीतिक घटनाओं के बारे में बातचीत करेंगे। अभय सर नमस्कार। नमस्कार। आज 5वें चरण के चुनाव हो गए और मैंने ये नोटिस किया, हालांकि अंतिम आंकड़ा आते-आते आंकड़े मतदान के काफ़ी बढ़ जाते हैं और मुझे लगता है कि उसके आधार पर कितना हम लोग निष्कर्ष निकालें ये एक अनिश्चित सी बात है। पर फिर भी मैंने ये नोटिस किया कि जिन राज्यों को आप मानते हैं कि या बहुत सारे विश्लेषक मानते हैं कि इन राज्यों में बदलाव हो सकता है, उनमें उन राज्यों में जैसे उत्तर प्रदेश हो गया या महाराष्ट्र हो गया और बिहार हो गया, वहाँ पर मतदान प्रतिशत तुलनात्मक रूप से कम रहा। तो क्या इस मतदान प्रतिशत की यह व्याख्या सही है कि असल में भाजपा समर्थक थोड़े उदासीन हैं या इसे कुछ किसी और रूप में देखा जाए? देखिए, दो थियरी हैं जिनके आधार पर हम लोग अभी तक जो कुछ चुनाव में हुआ है उसके बारे में चर्चा कर सकते हैं। पहली थियरी ये है, थियरी क्या, एक तरह की थीसिस यानी एक प्रस्तावना। पहली प्रस्तावना ये है कि चुनाव में शुरू से ही भारतीय जनता पार्टी को लाभ हो रहा है और हम लोग नहीं समझ पा रहे हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के प्रति आलोचना भाव रखते हैं वो इस बात को नहीं समझ पा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का चुनाव ठीक ठाक हो रहा है। जो कुछ मतदान प्रतिशत में कमी या गड़बड़ी हो रही है वो दरअसल विपक्ष में जो संगठन बल की कमी है उसके कारण हो रहा है और विपक्ष का जो मतदाता है वो उदासीन है। एक तो थीसिस ये है। दूसरी थीसिस ये है कि अगर भारतीय जनता पार्टी को पहले दौर से ही कोई नुकसान हो रहा है तो अब वो 5वें चरण में आके तो सुधर नहीं सकता। भाई, जो होना था वो हो चुका है। 5वें चरण में तो 5वें, 6वें, 7वें चरण में तो कुल 165 सीटों पे ही मतदान होना है, यानी 350 से ज्यादा, 350 ज्यादा सीटों पे तो मतदान हो गया है। इसलिए चुनाव का जो नतीजा होना था वो टेम्पलेट तो पूरी तरह सेट हो चुकी है। अब कोई कुछ भी कर ले, उसके अंदर कोई ज्यादा बड़ा परिवर्तन नहीं होने वाला है। अब जो पहली पहली प्रस्तावना है उसके ऊपर हम लोग क्या चर्चा कर सकते हैं। पहली प्रस्तावना तो चर्चा करने योग्य ही नहीं है। अगर मोदी मैजिक चल रहा है, अगर देश की जनता और देश की कम से कम देश का 40% मतदाता वर्ग इस यथास्थिति कायम रखने पर आमादा है, वो चाहता है कि जो 2019 की स्थिति थी वही स्थिति 2024 में रहे, तो कोई उसको रोक ही नहीं सकता है। उसने सोच समझ के ही वोट दिया होता, कोई वोट दिया होगा। कोई भावावेश वाला मुद्दा है नहीं, कोई ऐसी चीज है नहीं जिससे कोई बहुत बड़ी कोई लहर या कोई बहुत बड़ा प्रेरणा का स्रोत हो, ऐसा तो कुछ है नहीं। मतदाता अपने गए, जिनका मन हुआ गए, जिनका मन हुआ नहीं गए, और जाके वो उनमें से 40% लोग जो है वो मोदी को वोट दे आए। अच्छा, और इसमें हमें यह भी मानना होगा इस प्रस्तावना के तहत कि न केवल कांग्रेस का संगठन बल क्षीण है बल्कि क्षेत्रीय शक्तियों का भी संगठन बल क्षीण है। हम लोगों को यह भी मान लेना पड़ेगा। तृणमूल कांग्रेस के पास भी संगठन बल नहीं है, द्रविड़ मुनेत्र कड़गम के पास भी संगठन बल नहीं है, वाईएसआर रेड्डी कांग्रेस के पास भी संगठन बल नहीं है, बीजू जनता दल के पास भी संगठन बल नहीं है। केवल भारतीय जनता पार्टी के पास ही संगठन बल है, बाकी सारे लोग जो हैं वो संगठन बल में कमजोर है। और हमें यह भी मान लेना पड़ेगा कि न केवल कांग्रेस का उत्तर प्रदेश और बिहार में संगठन कमजोर है बल्कि संगठन का कर्नाटक में भी उस कांग्रेस का संगठन कमजोर है। तो ये जो स्थितियां हैं, ये स्थितियां, मुझे नहीं लगता कि ये एक ऐसा सिनारियो है, एक ऐसी वैकल्पिक स्थिति है जिसके बारे में हम लोगों को ज्यादा चिंतित होना चाहिए। इसको हमें इस हाल पे छोड़ देना चाहिए कि अगर ऐसा हुआ है तो हुआ है, हम लोग इसमें कुछ नहीं कर सकते। जो दूसरी स्थिति है, दूसरी प्रस्तावना है, वो गौर करने काबिल और समझने काबिल है कि क्या ऐसा हो रहा है। जैसे कि अभी उत्तर प्रदेश में कुछ वरिष्ठ पत्रकारों की एक मीटिंग हुई, एक वो कार्यक्रम में उन्होंने अपने अपने विचार व्यक्त किए जो ज्यादातर उत्तर प्रदेश की स्थिति के बारे में थी। उसमें लगभग 1-2 पत्रकार ऐसे थे जो पूरे उत्तर प्रदेश में घूम रहे हैं। तो उनमें से सबका मानना यह था कि कम से कम 25 सीटें तो विपक्ष चुनाव में जीत ही रहा है उत्तर प्रदेश में। अब आप कल्पना कीजिए कि 2019 में मायावती और अखिलेश में समझौता था, तब मिलाकर मुश्किल से 15 सीटें जीते थे। अब न मायावती और अखिलेश में समझौता है, नहीं जयंत चौधरी
इन लोगों के साथ हैं, यानी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जयंत चौधरी भी उनके साथ थे, न पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कोई समझौता है। कांग्रेस की जो सांगठनिक और वोट शेयर की ताकत है वो हम जानते हैं कि बहुत ही कम है, ना के बराबर। वो कोई बहुत बड़ी क्वालिटी इसके अंदर, इसमें क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों में कोई जोड़ती। अगर ऐसी स्थिति में उत्तर प्रदेश में ज्यादातर पत्रकारों का, जो उत्तर प्रदेश के काफी वरिष्ठ पत्रकार हैं, हिंदी के भी अंग्रेजी के भी, उन सब लोग इस मामले में एक मत हैं कि 25 सीटें तो विपक्ष जीत ही रहा है। तो इसका मतलब यह है कि उत्तर प्रदेश में कहीं ना कहीं एक तरह की नाराजगी है, एक तरह का ऐसा क्षोभ है जो कि मतदान में अपने आप को व्यक्त कर रहा है। तो फिर मैंने, जब ये बात मेरे सामने आई तो मैंने ये पूछा, जो मैंने, आपने देखा होगा कि मैंने आनंद वर्धन जी से भी ये बात पूछी थी, और पब्लिक इंडिया में जब उनके साथ चर्चा कर रहे तब मैंने और विस्तार से ये बात पूछी थी। तो मैंने पूछा कि आखिरकार वो कौन सी बिरादरी है जो बीजेपी को छोड़ रही है। भाई अंततः तो बिरादरियों के आधार पर वोट पड़ते हैं ना। ऐसा थोड़ा हो सकता है कि बिरादरी का एक हिस्सा छोटा, 10% बिरादरी का हिस्सा छोड़ जाए, बाकी 90% बिरादरी अलग वोट करे। अगर मान लीजिए एक बिरादरी के 100 में 80 वोटर हैं, जाते हैं मतदान केंद्र में, तो ये देखना पड़ेगा कि वो 80 वोटरों का कौन सा हिस्सा किसको पसंद कर रहा है। तो आखिरकार वो कौन सी बिरादरी है जो भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़ रही है। तो इसका जवाब क्या निकल के आया, ये आपके साथ मैं साझा करना चाहूंगा। इसका जवाब ये निकल के आया कि पहली बात तो यह है कि दलित बिरादरी इस वक्त भारतीय जनता पार्टी से दूर हुई है, और उसके पीछे वही चर्चा है उनके बीच की कि भारतीय जनता पार्टी 400 सीटें इसलिए चाहती है क्योंकि वो कुछ असाधारण करे, कुछ संविधान को बदले, और आरक्षण नाम का जो एक सामाजिक सुरक्षा उनको मिली हुई है वो उनसे छिन जाए या कम हो जाए, वगैरह वगैरह, कुछ उसके अंदर तब्दीली भारतीय जनता पार्टी करनी चाहती है। दलितों में एक भावना यह है कि भारतीय जनता पार्टी अंततः है ब्राह्मण बनिया पार्टी, जो आरक्षण विरोधी होते हैं। ओबीसी में इतनी भावना नहीं है ये, लेकिन इसका असर ओबीसी के ऊपर भी पड़ा है, और खासतौर से जो ईबीसी हैं, एक्सट्रीमली बैकवर्ड है, उनके ऊपर पड़ा है। तो ईबीसी और दलित जो हैं वो हिंदू एकता, राजनीतिक हिंदू एकता पिछले 4 चुनावों बनी है, उससे अलग हुए हैं इस बार। एक बात ये निकल के आई। दूसरी बात ये निकल के आई कि 2022 के विधानसभा चुनाव में अखिलेश ने पिछड़ी जातियों के नेताओं को जोड़कर पिछड़े वर्ग की एकता का एक गुलदस्ता तैयार किया था, जिसकी हम लोग अक्सर चर्चा करते रहते हैं, जिसका उन्हें लाभ भी हुआ और उन्हें अपने इतिहास के सबसे ज्यादा वोट मिले, 100 से ज्यादा सीटें प्राप्त हुई। चुनाव नहीं जीत पाए, लेकिन बहुत ही अच्छा चुनाव था वो अखिलेश के, समाजवादी पार्टी की सफलता के लिहाज से। इस बार अखिलेश ने उन नेताओं को तो भगा दिया, चुनाव से बहुत पहले ही उनसे अलग हो गए, लेकिन उन्होंने टिकट बांटने के जरिए उसी एकता को पुनः प्राप्त करने का प्रयास किया, सुचिंतित प्रयास किया, जिसको वो पीडीए कहते हैं, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक। और उन्होंने टिकटों का इसी तरह बंटवारा किया। उन्होंने बहुत बड़े पैमाने पर कुर्मियों को टिकट दिए, उन्होंने सैनी टिकट दिए हैं, उन्होंने कुशवाहाओं को टिकट दिया है। तो ये इस तरीके से उन्होंने अपनी बिसात इस तरीके से बिछाई है ताकि वो पिछड़े और उनको अपनी तरफ खींच सकें। अच्छा, चूंकि मायावती ने शुरू में, ऐसा लगा था मायावती चुनाव में जोर पकड़ेंगी। धीरे धीरे जब उन्होंने अपने आकाश आनंद को दोनों पदों से मुक्त कर दिया, उत्तराधिकारी के पद से और प्रमुख प्रचारक के पद से मुक्त कर दिया, उसके बाद से मायावती का चुनाव ठंडा पड़ गया, अब कोई उनकी चर्चा नहीं कर रहा है। तो अब दलित सोच रहे होंगे किसको वोट दें, तो मुझे लगता है कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस में उनका बहुत ज्यादा वोट जाएगा, अगर वो इस संविधान बदलने वाले तर्क से प्रभावित हैं तो वोट उनका इधर जाएगा। तो ये एक बहुत बड़ी ताकत, और मुसलमानों के वोट भी बहुत ही पूरी उसके साथ में पूरे दमखम के साथ समाजवादी पार्टी में पड़ रहे हैं, यादवों के वोट समाजवादी पार्टी में पड़ रहे हैं, कांग्रेस के जो भी वोट हैं 3%, 4%, 5%, वो सब भी इनके साथ जुड़ रहे हैं। अब आप आइए, फिर से मैं आप कहूंगा कि आप हम लोग थोड़ा विधानसभा चुनाव की तरफ चलें। विधानसभा चुनाव में आखिरकार वो लोग कौन थे जिनकी वजह से अखिलेश को इतना अच्छा वोट प्राप्त हुआ और इतनी सीटें प्राप्त हुई? ये वही लोग थे जिनकी हम लोग अभी चर्चा कर रहे हैं। उसमें दलित अतिरिक्त रूप से जुड़ गया है। पिछले विधानसभा चुनाव में दलित इनके साथ नहीं था, पिछड़े वर्ग की एकता थी, मुसलमान थे, यही तो था। तब अखिलेश, अच्छा, अगर आप
विधानसभा चुनाव में जितनी जितनी विधानसभा की सीटें अखिलेश ने जीती थी, उनको अगर लोकसभा में सीधे आप कन्वर्ट करें तो 35 सीट जीत जाती है समाजवादी पार्टी। भाजपा का तर्क ये है कि भाई वो वाला गढ़ यहाँ चलता नहीं है, यहाँ तो मोदी जी की चलती है, लोग देश के बारे में सोच रहे हैं, अखिलेश तो प्रधानमंत्री बन नहीं सकते, कौन प्रधानमंत्री बनेगा, मोदी जी बनेंगे, तो वोट इसलिए उनको मिलते हैं। अच्छा, फिर इसमें इस बार एक नई बात और जुड़ी हुई है कि भाई राजपूत जातियों में कुछ क्षोभ हुआ है, उससे बीजेपी के वोट या तो कम हुए हैं या उनके खिलाफ पड़े हैं, कुछ ना कुछ तो वहां पर डिसरप्शन हुआ है। वो डिसरप्शन कितना क्या है ये नहीं कह सकते, लेकिन डिसरप्शन हुआ है। जैसे कि राजा भैया हैं, वो खुल के समाजवादी पार्टी का प्रचार कर रहे हैं, जो कि एक महत्वपूर्ण राजपूत नेता है एक खास इलाके के। तो बहुत सारी इस तरह की घटनाएं हुई हैं जो उत्तर प्रदेश में तमाम समीक्षकों और पत्रकारों को यकीन दिलाती हैं कि वहां पर 25 सीटें तो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस मिलकर हर कीमत पर जीती रही है, और वो अगर हो सकता है बढ़ जाए, हो सकता ना बढ़े। मेरा मानना है अगर उत्तर प्रदेश में भाजपा 25 सीटें, या तो ये गलत है, पूरा आंकड़ा गलतफहमी है, लेकिन अगर ये गलतफहमी नहीं है, क्योंकि हमारे आपके बहुत से लोग जिन्हें सोशल मीडिया के ऊपर सब्सक्राइबर ऑडियंस नहीं भी चाहिए हैं, वो लोग भी इस बात को कह रहे हैं, तब अगर उत्तर प्रदेश जैसी जगह में भाजपा 25 सीटें हार रही है, तो इस चीज को हम लोग देश के दूसरे हिस्सों पे भी प्रोजेक्ट कर सकते हैं, और हमें लगता है कि हर जगह भाजपा की सीटें कम हो रही हैं, इससे ही लगता है। तो मुझे लगता है कि जो दूसरी प्रस्थापना है, वो दूसरी प्रस्थापना ज्यादा सही है, और अब ये बाकी बची हुई सीटों में भाजपा कोई बहुत बड़ा तीर मारेगी, इसमें मुझे कोई यकीन नहीं है। एक चीज मुझे भी लगती है कि अगर क्रिकेट की भाषा में कहें और हम मोदी जी को सचिन तेंदुलकर मान लें, तो हम ये उम्मीद नहीं कर रहे हैं कि सचिन तेंदुलकर 0 पे आउट होंगे। उन्होंने 5 या 6 मैच में अगर 90 बनाए थे, तो ये उम्मीद की जा रही है कि इस बार वो 70 बनाएंगे। तभी सचिन तेंदुलकर या नरेंद्र मोदी का प्रदर्शन काफी अच्छा रहेगा, लेकिन फिर भी उनके लिए मुश्किल खड़ी हो जाएगी, जो आपकी थीसिस में रही। तो इस रूप में हम इसको देख सकते हैं। ठीक बात है। मैंने कभी नहीं कहा कि भारतीय जनता पार्टी की कोई आउटराइट डिफीट होने वाली। आउटराइट डिफीट मतलब उनकी 200 से कम हो जाएंगी, 150 सीटें पहुंच जाएंगी, मैं ये नहीं मानता हूँ। अब जैसे कि आज जब मैं एक महफिल में बैठा हुआ था, तो वहां पे बात हो रही थी कि स्मृति ईरानी हार रही हैं किशोरी लाल शर्मा से। अच्छा, उसमें हर तरह के लोग थे, दक्षिणपंथी भी थे, सब लोग थे, कह रहे थे स्मृति ईरानी हार सकती हैं। अब भाई कितनी अजीब सी बात है, किशोरी लाल शर्मा को कौन जानता था इस चुनाव से पहले? वो तो गांधी परिवार के सेवक थे, 80 के दशक से उनका कामकाज देख रहे थे अमेठी और रायबरेली में। ये बात सही है, उन कार्यकर्ताओं से संपर्क है, वो वहां के चप्पे चप्पे से वाकिफ हैं, और अपने पिता के समय से कांग्रेस से जुड़े हुए हैं। अब उनको राहुल गांधी लड़ नहीं रहे, ना प्रियंका गांधी लड़ रही है, उनको टिकट दे दिया गया। तो शुरू में ये हो रही थी टक्कर ही क्या है स्मृति ईरानी और उनके बीच में। फिर उसके बाद में अमेठी के दौरा आए, कई पत्रकारों ने बताया कि वहां स्मृति ईरानी से भाजपा के कार्यकर्ता बहुत नाराज हैं, और उन्होंने जो अपना घर बनवाया है उससे भी कोई बहुत ज्यादा लोग, ऐसा कुछ नहीं है कि लोग बहुत खुश हों उनसे, मतलब तो वो बहुत ज्यादा उनकी स्थिति अच्छी नहीं है। फिर जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़ा, प्रियंका गांधी ने आके वहां बागडोर संभाल ली अमेठी में, खासतौर से चौराहे चौराहे पे जाकर उन्होंने प्रचार करना शुरू किया। तो आज ये माना जा रहा है कि बड़ी जबरदस्त वहां पर किशोरी लाल जी से और स्मृति ईरानी के बीच में टक्कर हो रही है। अब वो फिर कहा गया कि वो कम से कम एक वरिष्ठ पत्रकार ने, जो बहुत अच्छे एंकर हैं, उन्होंने कहा कि स्मृति ईरानी कम से कम 1 लाख वोटों से हारेंगे किशोरी लाल शर्मा से। तो जब आप 1 लाख वोटों से अगर वो हारेंगी स्मृति ईरानी, 1 लाख छोड़ दीजिए, राहुल गांधी 55,000 वोटों से हारे थे, आप 2 वोट से हार जाएं तब भी वो पराजय। तो वहां से अमेठी से ऐसी कोई खबर भी नहीं आ रही है कि स्मृति ईरानी का झंडा वहां बहुत ज्यादा बुलंद है, आपने भी नहीं सुनी होगी। यहाँ तक कि अखबारों में जो विश्लेषण आते हैं, वहां के पत्रकार जो आते हैं, क्योंकि न्यूज़पेपर की भाषा अलग होती है, टीवी की भाषा ऐसी नहीं होती, ना सोशल मीडिया ऐसी भाषा है। वो लोग तथ्य वक्त सब रख देते हैं, उसके बाद ज्यादा कुछ नहीं कहते कौन जीतेगा कौन हारेगा। लेकिन उनको भी अगर अमेठी की रिपोर्टिंग को आप देखें, मैं तो प्रिंट मीडिया की दुनिया का ही पत्रकार हूँ, टीवी में तो कभी मैंने नौकरी की नहीं, तो वो वहां भी ऐसा कभी पढ़ने में नहीं आया कि स्मृति ईरानी का झंडा बहुत ज्यादा बुलंद है। और ये भी एक तथ्य है कि नरेंद्र मोदी स्मृति ईरानी का प्रचार करने नहीं गए। 2014 में भी गए थे प्रचार करने अमेठी में, 2019 में भी गए थे, इस बार 2024 में वो अमेठी में प्रचार करने नहीं गए।
आप जरा सोचिए इन तमाम बातों के ऊपर। नरेंद्र मोदी कभी भी मध्य प्रदेश में छिंदवाड़ा में रैली करने नहीं गए आज तक, जो भाजपा ने कभी सीट वहां नहीं जीती। तो ये सब कुछ इस तरह का कुछ है कि जैसे उन्होंने, या तो इन्होंने ये मान लिया कि भाई अब राहुल गांधी तो लड़ नहीं रहे, अब क्या वहां प्रचार कर रहे हैं, स्मृति तो अपने आप जीत जाएंगी। एक ये हो सकता है। एक ये हो सकता है उन्होंने मान लिया है ये जीतेंगे नहीं, यहाँ प्रचार करने से फायदा क्या है। एक ये है कि भाई गांधियों को सीट गिफ्ट कर दी जाए, जैसे कमलनाथ जी को भाजपा वहां सीट गिफ्ट कर देती है छिंदवाड़ा। तो ये तरह की बातें जो है ना, पूरे मामले को, अब उत्तर प्रदेश में कितनी भी रैलियां कर रहे हैं, सब कर रहे हैं ना, वहां पर योगी जी प्रचार करने आए, नरेंद्र मोदी प्रचार करने आए, स्मृति ईरानी का। स्मृति ईरानी को उन्होंने क्यों भगवान भरोसे छोड़ दिया? प्रियंका गांधी तो वहां पिली पड़ी है चुनाव प्रचार में, वो तो छोड़ ही नहीं रही है, वहीं जमी हुई है प्रियंका गांधी। तो ये सब चीजें बताती हैं कि कुछ उत्तर प्रदेश में ऐसा घटित हो रहा है जिसकी कम से कम मुझे पहले कोई उम्मीद नहीं थी, किसी को उम्मीद नहीं थी। अगर भारतीय जनता पार्टी को विपक्ष उत्तर प्रदेश में 62 सीटों से ज्यादा कुछ भी जीतने से रोक देता है और अपनी 15 सीटों को बढ़ा के, जबकि मायावती वगैरह साथ में नहीं है, अपने बढ़ा के 15 सीटों को बढ़ा के 20, 21, 22, 23, 24, 25 किसी भी जगह ले जा सकता है, तो इसका मतलब यह है कि भाजपा के लिए सारे देश के पैमाने पर काफी कुछ ठीक नहीं है। देखिए, सब लोग जानते हैं कि योगी आदित्यनाथ की मुख्यमंत्री के तौर पर वहां काफी लोकप्रियता है। उनके बारे में माना जाता है ये तो जब से वो आए तब से सब बिजली मिलने लगी है। वो बात सही भी है। मैं उत्तर प्रदेश में रहता हूँ, बहुत ही कम जाती है बिजली। एक जमाने में तो दिन दिन भर जनरेटर चलता था, बिजली बहुत कम जाती है यहाँ पे। बिजली लगातार वो दे रहे हैं सब जगह पे, गांव वगैरह में भी बिजली आ रही है। और ये भी बात सही है कि अपराधी डर गए हैं उनकी वजह से। उसकी विधि उन्होंने, हथकंडा उन्होंने कोई भी अपनाया हो, वो आपत्तिजनक भी हो सकती है, वो है भी, लेकिन उसका जो परिणाम है वो काफी अच्छी छवि है उनकी। तो जो सरकार बिजली दे रही है और जो सरकार कानून व्यवस्था की स्थिति पर भी नियंत्रण किए हुए है, उस सरकार के रहते हुए और मोदी ऐसे बड़े नेता के रहते हुए, अगर वहां पे भारतीय जनता पार्टी अपना पुराना 2019 का रिकॉर्ड भी नहीं कायम कर पा रही है, तो भारतीय जनता पार्टी की स्थिति, और उत्तर प्रदेश में बहुत, देखिए उत्तर प्रदेश में हमेशा कुछ ना कुछ भाजपा सांप्रदायिक बात बोलती ही रहती है। कभी राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा चल रही है, कभी मथुरा का मामला चल रहा है, कभी काशी का मामला चल रहा है, कभी कुछ चल रहा है, कभी कुछ चल रहा है। मतलब कुछ ना कुछ योगी जी क्या भाषा बोलते हैं आप जानते ही हैं कि वो फातिहा पढ़ेंगे, वो करेंगे, और वो बोलते हैं कि अखिलेश के अब्बा, ये सब बोलते हैं। मतलब इस तरह की भाषा वो बोलते हैं लगातार। उनका तो स्टाइल ही है, मैं मिट्टी में मिला दूंगा, मैं बुलडोजर चढ़ा दूंगा, मैं गोली पूरे खानदान को खत्म कर दूंगा, यही सब चलता है। बाहुबली मुख्यमंत्री है वो। इसके बावजूद भी अगर उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी एक खुशगवार स्थिति में नहीं है, तब फिर दूसरे जगहों पर कैसे होगी? कर्नाटक में फिर कैसे होगी? महाराष्ट्र में कैसे होगी? बिहार में कैसे होगी? उत्तर प्रदेश हांडी का सिर्फ एक चावल नहीं है, हांडी के 80 चावल है वहां पे। जब हांडी के 80 चावलों की हालत है, तो बाकी और चावलों की क्या स्थिति होगी? एक जो चुनाव को समझने का तरीका होता है कि जनसभा में नेता जा रहे हैं और वहां पर जो लोग कितने सुनने आ रहे हैं, तो सुनने वाली भीड़ जुटाई जा सकती है, लेकिन भीड़ का उत्साह कितना है। तो उस लिहाज से मैं कल देख रहा था अखिलेश यादव और राहुल गांधी की एक सभा की का वीडियो। तेजस्वी यादव की सभा में भी इस तरह के वीडियो सामने आते रहते हैं। कम से कम मेरी नजर में जो 14 और 19 में मोदी जी को लेकर जो उत्साह दिखता था वो नहीं है। क्या इसको हम इस तरीके से देख सकते हैं, या सभाओं को लेकर आपकी कोई समझ है, कैसे समझे? मैं ज्यादा इससे प्रभावित नहीं होता हूँ। उसकी बहुत जिक्र किया जाता है नेता से, कोई भाषण भी अच्छे लगे मुझे। एक मुरैना में प्रियंका गांधी का दिया हुआ भाषण ठीक लगा। अखिलेश ने जो उत्तर प्रदेश में भाषण दिया था संविधान की किताब उठा के, वो मुझे अच्छा लगा था। सॉरी, राहुल गांधी ने। अखिलेश, और ये जिसका आप जिक्र कर रहे हैं राहुल भी थे उसमें। बहुत जबरदस्त बैरिकेड तोड़ दिए लोगों ने, बहुत भीड़ थी, मंच पे आ गए, बहुत सभी लोग, सभी पत्रकार उसका जिक्र कर रहे हैं। मेरा कहना है कि इन सभाओं में जो बहुत उत्साह दिखता है वो आपके बहुत ही निष्ठावान, जरूरी नहीं है कि वो किराए के लोग हों,
वो वास्तविक आपके समर्थक और प्रेमी जन हो सकते हैं, जो हर नेता का, हर पार्टी का एक निष्ठावान समर्थक वर्ग होता है, जो चुनाव जैसे जैसे आगे बढ़ता है फिर वो अपने आप को ज्यादा उल्लास के साथ व्यक्त करना शुरू करता है। ये विधानसभा चुनाव में भी हो रहा था। स्वामीनाथन अय्यर ने टाइम्स ऑफ इंडिया में लिखा था कि जब वो एक मीटिंग में गए, वहां पर शायद लखीमपुर खीरी की मीटिंग थी, तो वहां पे भी इतना जबरदस्त उत्साह था कि लोग बैरिकेड तोड़कर जैसे ही अखिलेश मंच पे आए, वो मंच की तरफ झपटे अपने फोन लेकर उनके साथ सेल्फी लेने के लिए। स्वामीनाथन अय्यर ने कहा कि हम पत्रकारों को लगा कि हम सब लोग आज कुचल के मर जाएंगे। बस ये स्थिति थी वहां पे। तो मैं ही कह रहा हूं, उस उत्साह के चलते आप मान सकते हैं कि वही उत्साह था इसने अखिलेश को इतना बड़ा बहुमत दिलवा, इतना बड़ा अल्पमत, बहुत बड़ा अल्पमत में रहे लेकिन बड़ा अल्पमत, सम्मानजनक अल्पमत मिला। मैं कहता हूं अगर लोकसभा चुनाव में विपक्ष को वही मिल जाए जो विधानसभा चुनाव मिला था, तो विपक्ष की नैया पार है। वो कांग्रेस भाजपा को इतना डैमेज कर देगा कि भाजपा उठ नहीं पाएगी। जितने वोट उन्हें विधानसभा में मिले थे उतने ही मिल जाएं, तो आप समझ लीजिए कि कम से कम वो 30-35 सीट जीत जाएंगे। फिर अभी तक कहा जा रहा था कि उत्तर प्रदेश में भाजपा दूसरी जगह हार की रिकवरी करेगी, तो उत्तर प्रदेश में सीटें कम होंगी, उसकी रिकवरी कहां से होगी? दिल्ली में मैंने ये नोटिस किया कि कल से स्वाति मालीवाल का मामला थोड़ा धीमा है। हो सकता है चुनाव थे इसलिए मीडिया में उस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया गया। अरविंद केजरीवाल की बैठकों को मैं टीवी पर देख रहा था तो काफी लोग उसमें आ रहे हैं। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि अरविंद केजरीवाल इस झंझावात से थोड़े बाहर निकल गए हैं या आने वाले 3 दिनों में कुछ और आएगा? ऐसे देखिए, स्वाति मालीवाल का मसला जैसे ही आया था तो मुझे नहीं तो उनके प्रति काफी हमदर्दी उमड़ी थी, और मैंने एबीपी चैनल पर रिकॉर्ड पे है, मैंने कहा भी था कि ये गलत हुआ है, उचित नहीं हुआ। लेकिन जब दूसरे प्रमाण सामने आए तो मुझे साफ लगा कि राजनीति की शतरंज पे वो एक मोहरे की तरह इस्तेमाल हो रही है। इस मामले में अभी और भी भेद खुलना बाकी है, और भी बातें सामने आनी बाकी है। और सबसे बड़ा, आम आदमी पार्टी का तो क्या नुकसान करेंगी वो, ये प्रकरण नुकसान कर पाने में सक्षम नहीं है। स्वाति मालीवाल ने अपना सबसे ज्यादा नुकसान किया है। वो उभरती हुई नेता थी, 9 साल तक वो दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष रही, उसके तुरंत बाद राज्यसभा की सदस्य हो गई। आम आदमी पार्टी में उनकी बड़ी वक़्त थी, उनको लेडी सिंघम कहा जाता था आम आदमी पार्टी की तरफ से। लेकिन उन्होंने जो किया है इसके बाद आम आदमी पार्टी में तो उनकी कोई जगह रही नहीं है, और उन्हें भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कुछ खास मिलेगा मुझे इसकी भी उम्मीद नहीं है। उन्होंने इस सब चक्कर में फंसकर अपने राजनीतिक कैरियर में पलीता लगा दिया। इस बिंदु के साथ हम आज की बातचीत को यहीं विराम देते हैं। हम कल फिर मिलेंगे और देश की राजनीति के बारे में प्रोफेसर अभय दुबे से बातचीत करेंगे। आज की बातचीत के लिए सर आपको बहुत धन्यवाद। नमस्कार।